करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप किया जारी। रोडमैप का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों पर जताई चिंता। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, अफगानिस्तान से बाहर काम कर रहे समूह शांति और स्थिरता के लिए है सीधा खतरा। क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस प्रगति का किया आह्वान। डूरंड कप में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। ओडिशा एफसी ने सुदेवा दिल्ली को 3-0 से हराया। आज हैदराबाद नेरोका से और गोवा की बेंगलुरु से होगी भिड़ंत। और साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सिमोना हालेप और स्टेफानोस सित्सिपास हुए उलटफेर का शिकार। वहीं सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। दिल्ली में नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी जांच करने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम लॉकर के रजिस्टर देखेगी और इसके साथ ही वो मनीष सिसोदिया के बैंक खाते की जानकारी भी इकट्ठा करेगी। ऐसे में इस मामले में वक्त लग सकता है। बता दें कि यह जांच आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या है ताजा अपडेट? किस तरह से यह जांच चल रही है? क्या लॉकर्स खंगाल रही है अब सीबीआई की टीम? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की टीम सुबह पहुंची थी गाजियाबाद की वसुंधरा में पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिस में, और वहां पर मनीष सिसोदिया का लॉकर है, उसकी सीबीआई के अधिकारियों ने जांच की है। एक पूरी टीम थी और उस समय मनीष सिसोदिया और अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद थे। जो जानकारी हमें अभी मिली है उसके अनुसार सीबीआई ने जो लॉकर और जो बैंक की डिटेल्स है वो पूरी तरीके से खंगाल ली हैं, और उसके बाद अब सीबीआई आइडेंटिफाई करेगी जो जानकारी सीबीआई के पास मौजूद थी। इससे पहले 19 अगस्त को आपने देखा होगा कि सीबीआई के अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के यहाँ पर रेड करी थी, और इसके अलावा कई सारे जो आबकारी नीति से संबंधित सरकारी अधिकारी थे उनके यहाँ पर रेड हुई थी, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर शराब के खेल में शामिल थे उनके यहाँ पर भी सीबीआई ने रेड करी थी, और बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस हैं वो जब्त किए थे। अब जो जानकारी सीबीआई के पास थी और जो जानकारी सीबीआई को बैंक से मिली है उसको सीबीआई कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिलान करेगी, और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो सीबीआई करेगी। लेकिन कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सीबीआई का ये मानना है कि उनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं, कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि मनीष सिसोदिया ने शराब जो माफिया यहाँ पर मौजूद थे, जिनको प्राइवेट प्लेयरों को ठेके दिए गए थे, उनको अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई थी। 144 करोड़ के करीब उनका जो पैसा है जो सरकारी राजस्व में आना चाहिए वो माफ़ कर दिया गया। तो अब जो जांच है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस जांच की जो आंच है वो आम आदमी सरकार के ऊपर पहुंचेगी। दूसरी मैं आपको एक नया डेवलपमेंट बता दूं कि अन्ना हजारे जो इनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है और दिल्ली की शराब नीति की आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे खुद उनके गाँव पहुँचे थे और वहाँ पर
किस तरह से शराबबंदी उन्होंने लागू की थी उसकी उन्होंने सराहना की थी। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने शराब नीति को वो लेकर आए हैं और दिल्ली में जिस तरीके से शराब को बहाया जा रहा है, उसकी अन्ना हजारे ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उनको कम से कम इन लोगों से ये अपेक्षा नहीं थी कि जिस तरीके से जन आंदोलन से ये राजनीतिक पार्टी निकली और आज सत्ता के नशे में कहाँ तक पहुँच गई। तो आप समझ सकते हैं कि उनके राजनीतिक गुरु खुद उनकी आलोचना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे विपक्ष के लोग तो शराब नीति की आलोचना कर ही रहे हैं। लेकिन जिस राजनीतिक गुरु के नेतृत्व में ये पार्टी कह सकते हैं कि जिसके अंदर से निकल कर आई, वही राजनीतिक गुरु मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और उनकी शराब नीति की आलोचना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अन्ना हजारे इसके पहले भी कई अवसरों पर आलोचना कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी बात रखी है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सीबीआई जांच कर रही है कब तक चलेगी, कब तक चार्जशीट फाइल करना है, क्या कोई समय सीमा तय है, या इसकी जो जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सीबीआई की समय सीमा तो अभी कोई तय नहीं है, क्योंकि सीबीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन आधारों पर सीबीआई जांच कर रही है उस आधार पर उसके पास जो साक्ष्य हैं वो मौजूद होने चाहिए। क्योंकि सीबीआई ने 19 तारीख को जो छापेमारी की कार्रवाई की थी उसमें बड़ी मात्रा में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद किए। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस सीबीआई के पास मौजूद थे। तो एक्सपर्ट की टीम सीबीआई की मौजूद रहती है, वो अब जो एविडेंस है उनको खंगालने की कोशिश करेगी। जो लिंक है कि किस तरीके से जो पैसा है वो प्राइवेट प्लेयर है उनका माफ़ किया गया था, उनको किस तरीके से लाइसेंस दिए गए थे। हमने ये भी देखा था कि आबकारी नीति में कई सारे लीप पोल थे, उनमें उन लोगों को भी जो दुकानें आवंटित कर दी गई थी कि जो कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड थे। इसके साथ साथ ही दिल्ली को जिस तरीके से शराब के नशे में ढकेलना था, 850 के करीब जो दुकानें हैं दिल्ली के अलग अलग जोन में खोली जानी थी, यानी कि हर जगह पर जो शराब की दुकान है वो मौजूद रहे। इसके साथ साथ ही बड़े पैमाने पर जो दिल्ली के आम लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, उन्होंने विरोध भी किया था कि उनके आवासीय जो निवास स्थान है उसके आसपास दुकानें खुल गई थी। तो ये तमाम जो पहलू हैं उनकी जो जांच है वो सीबीआई करेगी। तथ्यवार कह सकते हैं कि सिलसिले तरीके से इनके जो तमाम जो सबूत हैं उनको एक सूत्र में पिरोया जाएगा और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो सीबीआई करेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया पहले आरोपी हैं। इसके अलावा आबकारी नीति से जुड़े तमाम अधिकारियों भी उस दिल्ली जो सीबीआई है उसकी एफआईआर में है। तो सीबीआई अब जो एविडेंस हैं उनको इकट्ठा करने के बाद उन एविडेंसों की जो समीक्षा है वो कर रही है। इसके अलावा जो चैन है उसको जोड़ रही है और जैसे ही ये चैन पूरी जुड़ जाएगी और ये पता लग जाएगा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के तहत किस तरीके से लाभ पहुंचाया था, किन किन लोगों को लाभ पहुंचा और कितना कितना लाभ पहुंचा, क्योंकि ये मात्र 144 करोड़ का जो फौरी तौर पर जो घोटाला दिखाई देता है वो नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा खेल है, किस तरीके से तमाम शराब की जो खपत थी उसको किस तरीके से इकट्ठा किया गया। शराब जब आपने देखा होगा कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही थी, तो बहुत सारी जो शराब है वो माफियाओं ने एक तरह से स्टोर कर ली। तो एक बड़ा घोटाला है और आसपास के जो राज्य हैं उनमें किस तरीके से शराब पहुंचाई गई और वहाँ पर किन किन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक बड़ा मसला है, सीबीआई यही कारण है कि परत चल रही है और स्टेप बाय स्टेप इसकी जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच का विषय है। भ्रष्टाचार की जो आंच है कहां तक गई, जिस तरह से आपने कहा कि एक के साथ एक फ्री जो मिला, उसके बाद में बहुत सारे इसके पहलू हैं जिनकी सीबीआई जांच कर रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। उधर दिल्ली बीजेपी के विधायक दिल्ली विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे हैं। सोमवार को बीजेपी ने कहा कि पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार के सिलसिले में दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि 38 दिन पहले हमने जो 15 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे, अब तक हमें उनके जवाब नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर हैं, शिक्षा और आबकारी घोटाला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है
मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। तो ट्विन टावर ऑफ करप्शन बता रही बीजेपी मनीष सिसोदिया के शिक्षा और आबकारी विभाग को। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। और मनोज तिवारी ने इसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि हमें शिक्षा विभाग के घोटाले का दर्शन हो गया है। दिल्ली के स्कूल में एक बच्ची पर पंखा गिर गया। कई स्कूल ऐसे भी हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। हमने शिकायत की है, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है। हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और अनुज यादव हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनुज, आपके पास सबसे पहले आते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार देखने में आता है कि जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है, विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ करती हैं, तो वो एक सांकेतिक तौर पर होता है, एक आध दिन चलता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है, जो धरना है, वो लगातार जारी है और एक के बाद एक पैने तरीके से और नए नए तर्कों के साथ में बीजेपी हमलावर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात निखिल ये है कि किसी भी विपक्षी दल को ये अधिकार होता है कि वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं या जो भी राजनीतिक दल है उससे वो सवाल पूछें, और ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो उन सवालों का या किसी भी आरोपों का वो जवाब दें। और ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण उस समय जब हो जाता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, क्योंकि ये विशेष सत्र आम आदमी पार्टी ने बुलाया था। और उसी सत्र के दौरान जब आम आदमी पार्टी सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या दिल्ली के अंदर जो आबकारी नीति लाई गई थी और उसको फिर वापस लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें भ्रष्टाचार की बातें आई, उन सब बातों को लेकर दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ पर विपक्षी दल के रूप में है, उनका सीधे से सीधा यही आरोप था कि भाई आपके मंत्री के ऊपर दो मंत्री पर आरोप लगे हैं और आबकारी नीति जो आप लेकर आए थे वो वापस ली गई, उस पर या तो सदन में आप चर्चा कीजिए या उसका जवाब आप दीजिए। लेकिन ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। जब इस तरह के प्रदर्शन और सवाल पूछे गए तो विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी या कहीं पूरे विपक्ष को सदन से मार्शल की कार्रवाई कर उनको बाहर कर दिया गया। उसी के बाद से दिल्ली की राजनीति में यही लगातार सवाल बना हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी जो बात करती है भ्रष्टाचार को खत्म करने की, जो बात करती है पारदर्शिता की, जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं और किसी भी जवाब का आरोप क्यों नहीं दे रहे, यही विधानसभा के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। जी, हमारे साथ शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, किस तरह से बीजेपी इस मामले को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि अब लगातार ये जो मामला है, अन्ना हजारे ने भी एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये जो शराब का
जो पूरा मामला रहा ये ठीक नहीं था। इसी तरह से अब तमाम सारे लोग सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि आखिर वो जो 15 सवाल हैं जो बीजेपी पूछ रही है उसके जवाब न दे करके तमाम इधर उधर की बातें आम आदमी पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। ये देखिए निखिल, अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें तमाम गंभीर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि ऐसा लगता है कि जैसे शराब का नशा होता है वैसे सत्ता का नशा होता है और लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आप गंभीर नज़र नहीं आए। वहीं इस तरह से एक शराब नीति लाई गई जबकि वो 40 सालों से ज़्यादा आंदोलन करते रहे हैं गाँवों में शराब की बिक्री न हो जिससे बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस तरह पूरा एक चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि स्वराज पत्रिका में आप आदर्शों की बात करते थे लेकिन जब आप सत्ता में आए तब आप क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए नेता अरविंद केजरीवाल माने जाते रहे और अब अन्ना हजारे भी चिट्ठी लिखकर इस आबकारी नीति पर और शराब नीति पर सवाल उठा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से एक तरह से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने अब आबकारी नीति के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों पर दरअसल ये दावा करते हैं कि दिल्ली में बढ़िया काम हुआ है उस पर भी सीधे तौर पर निशाना साध रही है। आज हमने देखा, कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जिस तरह से शिक्षा के मामले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया द्वारा, चूंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा, अब बीजेपी ये कह रही है कि शिक्षा में भी घोटाला हुआ है। जिस तरह से कमरों का निर्माण दरअसल दर्शाया गया जबकि टॉयलेट के निर्माण को कमरों का निर्माण बताया गया। तमाम सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग की भवनों की जो हालात हैं वो जर्जर हैं। एक बच्ची पंखा गिरने की वजह से एक स्कूल में अस्पताल में भर्ती हो गई। तो दरअसल बीजेपी का यह कहना है कि देखिए सिर्फ दावे अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, कोई काम नहीं करती और जब भ्रष्टाचार की बात आती है, कोई गंभीर आरोप की बात आती है तब वो चुप हो जाती है या फिर दूसरे मुद्दों को उठाने लगती है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि विधान भवन परिसर में हो या फिर सड़क पर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। बिल्कुल निशाना साध रही है और जिस तरह से बीजेपी का रुख है वो हमलावर है और इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, ऐसा दिखता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनुज और शैलेंद्र, आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. बाढ़ ने बचाई तबाही, गांव-गांव कहते हैं। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मिड डे प्राइम में और बात अब ताजा खबर की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय ने जारी किया है। इस मौके पर G20 के लिए शेरपा नियुक्त किए गए अमिताभ कांत, EAC सदस्य संजीव सान्याल भी मौजूद रहे।
ये रोड मैप 2047 तक भारत को एक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये सामाजिक प्रगति और साझा समृद्धि में अंतर्निहित स्थिरता और लचीलापन की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत लक्ष्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के लिए प्रस्ताव पेश करेगा। इस रोड मैप के जरिए भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों के गहन जांच के आधार पर प्राथमिकता वाली पहलों के लिए एक एकीकृत एजेंडा प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। 25 years ago, it was 1997. In 1997, had people been asked about what would happen in 2022, no one would have got it right. Would you know that Rishabh Pant would become a great cricketer? No, Rishabh Pant had just been born. So one is talking about trends. There are many people internal to the system who have also examined and are in the process of examining what India needs to do to be a more prosperous country, a better governed country in 2047. So $10,000 per capita income in 2047 also means that India will move into the high human development category. The HDI level will be more than 0.80. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और 2024 के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के अलावा अमित शाह G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रमंडल खेलों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और विश्व पुलिस फायर खेलों में पदक जीतने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। और भाई नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने आज मृतक छात्रा के घर 7 दिनों बाद पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। टीम ने मृतक छात्रा के घर से कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नईम अंसारी ने ही शाहरुख को पेट्रोल दिया था। झारखंड के दुमका में मंगलवार को एक युवक द्वारा लड़की को जलाकर मारने की घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं इस इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। वहीं दुमका हत्याकांड मामले में एक बार फिर भाजपा ने सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी कार्ड खेलते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे कि वो कहते हैं कि वे हम आदिवासी हैं, हमको इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार की मांग थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन पीड़ित परिवार को ही धमकियां मिल रही थी। उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। जब उनके परिवार के लोग वहां लाश लेने गए थे, उनकी माँ, उनकी चाची, बहन, सारे लोग, तो उस समय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का भी नाम वो लोगों ने लिया, लिख करके लोगों ने दिया, लेकिन एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया।
और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे और अंततोगत्वा उस परिवार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के लिए आदेश किया। अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। तो इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड पर और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता जो रांची से जुड़ रहे हैं दिवाकर कुमार से। दिवाकर, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। किस तरह से इस पूरे मामले में कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी हैं वो अंजाम तक पहुंच सके? देखिए, निश्चित तौर पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू भी हो गई है। हालांकि सबसे चिंता की बात यह है, या कह सकते हैं कि अनुसंधान की जब प्रक्रिया शुरू होती है और अगर उसमें डिले हो तो निश्चित तौर पर एफएसएल की जो टीम जब वहां पहुंचती है तो उसे जो सारे सबूत होते हैं वो उस तरीके से नहीं मिल पाते हैं। हालांकि आज वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है और वो जो आसपास जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया है उस घटना के आसपास और उसके घर के आसपास के जितने जो फॉरेंसिक हो सकते हैं जांच वो की जा रही है और सारे रिपोर्ट्स वहां से लिए जा रहे हैं। और उसके बाद इस मामले में जो पीड़िता के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और लगातार जो हम कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो जन आक्रोश लोगों में है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी वो देखने को मिला था। कल किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा के दौरान जो एक जन सैलाब उमड़ा था तो लोग लगातार यही मांग कर रहे थे कि पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। तो लगातार इस बात की मांग हो रही है। अब इस मामले में जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कराई जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो दोषी है उसे जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जा सके और ताकि कोई भी लोग इस तरह की हादसे को अंजाम देने का जो एक बार उनके मन में ख्याल आए वो भी पैदा ना हो। तो ये एक डर बनाने की भी कोशिश होगी कि इस तरह का जो जघन्य अपराध, मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना दुमका में हुई है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये लगातार इसका प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर दोषियों को अंजाम तक पहुंचे ये सभी चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम झारखंड से ही एक राजनीतिक खबर अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल आज अचानक तेज हो गई है और यूपीए के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का निर्देश दिया गया है। एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए यूपीए विधायकों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वालों में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शामिल रहे। कई मंत्री भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। वहीं कुछ विधायकों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके साथ ही इन सभी विधायकों को एक बार झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सीएम आवास पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अभी यूपीए विधायकों की बैठक होने वाली है, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले झारखंड में सियासी हलचल के बीच 1 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि खनन पट्टा लीज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। राज्यपाल की ओर से हेमंत सोरेन को विधानसभा सदस्यता के अयोग्य मानने से संबंधित पत्र अभी भारत निर्वाचन आयोग के पास नहीं भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग को अपने फैसले से अवगत कराने से संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर होना बाकी है। हस्ताक्षर के बाद इसे आयोग के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा जाएगा। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्पीकर को भेजा जाएगा। इसके बाद ही सदस्यता के अयोग्य करने से संबंधित फैसला लिया गया है। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो और हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। तो कई मंत्री भी अब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये किस तरह से पूरी सियासत चल रही है? यूपीए के तमाम सदस्य जो हैं, जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन किया जा रहा है या उन्हें कहीं सेफ जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है? किस तरह की राजनीति है दिवाकर? निखिल, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो एक हम कह सकते हैं असमंजस की स्थिति जो है वो झारखंड में पिछले 5 दिनों से देखने को मिल रही है। और लगातार जो हम पिछले हफ्ते भी जब
जब ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जब अपना जो मंतव्य था वो गवर्नर हाउस को भेजा था, और जब से ये मीडिया में संज्ञान में आया उसके बाद से लगातार सीएम आवास के आसपास जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई थी। तमाम जो विधायक जो बाहर थे, मंत्री जो बाहर थे, तमाम लोगों को राजधानी रांची बुलाया गया और उसके बाद लगातार जो हम कह सकते हैं टी डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी और पिकनिक डिप्लोमेसी ये पिछले 3-4 दिनों में झारखंड में देखने को मिला है। और आज फिर कुछ उसी तरह, कल थोड़ा माहौल हालांकि शांत दिखा था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट पहुंचे और कई मंत्री अपने अपने विभाग में पहुंचे और कुछ सरकारी कामकाज का निपटारा किया। लेकिन आज फिर से वही स्थिति, जो असमंजस की स्थिति और एक डर का माहौल जो सरकार में है कि अगर उनके मुखिया की विधायकी चली जाती है और उन्हें चुनाव से डिबार किया जाता है लड़ने से, तो फिर क्या होगा। वैसे में फिर एक बार ये कोशिश दिखाने की हो रही है कि महागठबंधन के जो तमाम साथी हैं, तमाम जो सहयोगी हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति है उससे निपटने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही है और लगातार उस पर मंथन भी चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एकाएक सीएम आवास के आसपास जो सन्नाटा पसरा था उसमें गतिविधियां बढ़ गई और वो नॉइज और एम्बियंस वहां काफी ज्यादा बढ़ गया और लगातार जो विधायक थे, मंत्री थे, वो सीएम आवास के आसपास पहुंचने लगे। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास भी जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई है और कहा जा रहा है, सूत्रों से हालांकि इसकी पुष्टि में नहीं करता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई गाड़ियों में जो विधायक और मंत्री हैं उनके जो लगेज है वो एयरपोर्ट पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो ये जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चर्चाएं काफी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है कि हो सकता है कि विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जाए। और ये जो एक डर का माहौल, असमंजस की स्थिति और जो महागठबंधन में ये एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, शायद इसमें कहीं डर का माहौल भी उनके मन में है। इसी वजह से इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है और जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति से कैसे निपटा जाए उस पर लगातार सीएम हाउस में मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, सीएम हाउस में मंथन भी चल रहा है, लेकिन एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है या ये डर है, ये निश्चित तौर पर कुछ समय में क्लियर होगा जब आपने जिस तरह बताया कि हालांकि पुष्टि नहीं की है कि एयरपोर्ट पर शायद लगेज भी ले जाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री कोच्चि हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को वो समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
और देश भर में अपराध के रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा रखने वाले एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से उत्तर प्रदेश के लिए उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। एनसीआरबी के वर्ष 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। 2019 और 2020 में पूरे प्रदेश में दंगे का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। 2021 की बात करें तो पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77, बिहार में 51 और हरियाणा में 40 मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में भी यूपी में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में ये घटकर 16,838 हो गया। 2019 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2021 में घटकर 56,083 हो गए। देश की तुलना में साइबर क्राइम में भी यूपी में कमी आई है। आंकड़ों से साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल कारगर दिख रहा है। 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में 11.11% की कमी और साइबर क्राइम के मामले में 22.6% की कमी देखने को मिली है। ध्यान रहे कि यूपी में योगी सरकार ने दंगाइयों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की, जब्ती और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने की नीति अपनाई है। एनसीआरबी से यूपी के लिए उत्साहजनक आंकड़े आए हैं। और मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटिस जारी किया। एनएचआरसी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग को नोटिस जारी किया गया। 3 मुस्लिम महिलाओं नफीसा बेगम, समीना बेगम और फरजाना के अलावा अश्विनी उपाध्याय ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अयोध्या विवाद पर साल 2019 में आए फैसले के तहत अब उसके चलते इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जिला के डुग्गा तथा सावलाकोट को मिलाए जाने के लिए 9.116 किलोमीटर लंबाई वाले मुख्य टनल आज दोनों सिरों को मिला दिया गया है। तो 9 किलोमीटर से लंबा है ये टनल और टनल को खोलने से पहले मौके पर विधिवत तरीके से पूजन भी किया गया। इस मौके पर नॉर्दर्न रेलवे और कोंकण रेलवे के चीफ इंजीनियर तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर भी मौजूद रहे। टनल के अंतिम छोर पर ब्लास्ट होते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखे। और अगली खबर अब संयुक्त राष्ट्र से है, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत बिना किसी भेदभाव, राजनीतिकरण और पूर्व शर्त के सीरियाई लोगों को पूरे देश में बेहतर और प्रभावी मानवीय सहायता देने का आह्वान करता रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति पर यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि विशेष दूत सभी पक्षों से जुड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संकल्प 2022-54 के तहत प्रयास कर रहा है। The special envoy has been making efforts to engage with all sides and facilitate the political process in line with Resolution 2254. We believe that his efforts should be supported, particularly his step-by-step approach. There is also an urgent need to scale up assistance and to ensure that humanitarian agencies receive the necessary funding to fully execute their plans. और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बनी आतंकी गतिविधियों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कदमों पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया।
The series of attacks at religious places of the minority community, including the recent attack at the Sikh Gurudwara on 18 June in Kabul, followed by another bomb explosion near the same Gurudwara on 27 July, is hugely alarming. The linkages between groups listed by the UN Security Council, such as the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as provocative statements made by other terrorist groups operating out of Afghanistan, pose a direct threat to the peace and stability of the region. We need to see concrete progress in ensuring that such proscribed terrorist entities or their aliases do not get any support, tacit or direct, either from Afghan soil or from the terror sanctuaries based in the region. और कर्नाटक में आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 4 दिनों तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। बेलगावी, गडक, कोप्पल, हावेरी, धारवाड़, बल्लारी, दावणगिरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकबल्लापुर, कोलार और रामनगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बेंगलुरु में कल हुई बारिश के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैसूर और मांड्या जिलों में भी भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। मैसूर बेंगलुरु राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। बारिश के बाद पानी पूरी तरह से अंडरपास और मोड़ों पर जमा हो गया। और वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन गंगा अभी भी अपने उफान पर है। वाराणसी के निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है, जिससे गंगा किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले कुछ कॉलोनीज में पानी अभी भी हिलोरे मार रहा है। इसकी वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 72.14 मीटर बताया गया है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। और देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर है। कल गणपति बप्पा सभी के घरों में विराजेंगे। पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाएगी। वहीं गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के सबसे मशहूर लालबाग के राजा की कल पहली झलक दिखाई गई। पिछले 2 साल से कोरोना पाबंदियों के चलते यह त्योहार बेहद साधारण तरीके से मनाया गया था। हालांकि अब इस साल का गणेशोत्सव कोरोना पाबंदियों के हटने से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरें लेकर हाजिर हुए हमारे सहयोगी गौरव कुमार। गौरव, क्या कुछ खबरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? शुक्रिया निखिल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे यूएई में चल रहे क्रिकेट के एशिया कप की खबरों के साथ।
बांग्लादेश की टीम आज एशिया कप में अपना पहला मुकाबला खेलेगी, जहां उसके सामने अफगानिस्तान की कड़ी चुनौती होगी। शारजा में होने वाले इस मुकाबले में बांग्लादेश जहां विजयी आगाज के मकसद से उतरेगा, तो वहीं अफगानिस्तान की कोशिश लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की होगी। गौरतलब है कि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप में जीत से शुरुआत की थी। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं फुटबॉल की। डूरन कप में सोमवार को कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने पहले हाफ से ही आक्रामक रवैया रखा और एक के बाद एक गोल कर राजस्थान को संभलने का मौका नहीं दिया। राजस्थान की टीम महज एक गोल ही कर पाई और मैच हार गई। वहीं गुवाहाटी में खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में ओडिशा एफसी और सुदेवा दिल्ली आमने सामने थे। इस एक तरफा मैच में ओडिशा ने दिल्ली को 3-0 से मात दी। ओडिशा ने तीनों गोल पहले हाफ में किए, जबकि सुदेवा दिल्ली की टीम कोई भी गोल करने में नाकाम रही। वहीं डूरन कप में आज होने वाले मुकाबले पर गौर करें तो नेरोका एफसी का सामना हैदराबाद एफसी से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में जो कि शाम को 6 बजे खेला जाएगा, वहां पर बेंगलुरु एफसी गोवा एफसी से भिड़ेगी। युवा भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने सोमवार को पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 24 साल के इस एथलीट ने रायबरेली में अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10.25 सेकंड में ये दूरी तय की। और अब बात करते हैं साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज हो चुका है। सोमवार को खेले गए प्रतियोगिता के पहले ही दिन कई उलटफेर देखने को मिले। वहीं अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ शुरुआत की, जबकि स्टैनिस्लास वावरिंका को चोट के चलते बीच में ही मैच छोड़ना पड़ा। देखते हैं ये रिपोर्ट। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 7वीं वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप महिला एकल के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गईं। हालेप को यूक्रेन की क्वालिफायर खिलाड़ी दारिया स्निगर ने 6-2, 0-6, 6-4 से मात दी। वहीं अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले दौर के मुकाबले में सेरेना ने मॉन्टेनेग्रो की खिलाड़ी को 6-3, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ओंस जबूर ने भी यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। 5वीं वरीयता प्राप्त जबूर ने महिला एकल के पहले दौर के मैच में अमेरिकी मैडिसन ब्रैंगले को 7-5, 6-2 से हराया। वहीं 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टैनिस्लास वावरिंका भी यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। पुरुष एकल के पहले दौर के मैच में वावरिंका को चोट के चलते अपना खेल रोकना पड़ा। हालांकि वावरिंका पहले दोनों सेट फ्रांस के खिलाड़ी से हार चुके थे। हालांकि रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीत के साथ आगाज किया है। मेदवेदेव ने पुरुष एकल के पहले दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-2, 6-4, 6-0 से हराया। ब्रिटेन के खिलाड़ी एंडी मरे ने भी पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। मरे ने पुरुष एकल के अपने पहले मैच में अर्जेंटीना के खिलाड़ी फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 7-5, 6-3, 6-3 से हराया। ग्रीस के खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास भी उलटफेर का शिकार हो गए हैं। यूएस ओपन के पहले दौर में चौथी वरीयता प्राप्त सित्सिपास को हार का मुंह देखना पड़ा। सित्सिपास को कोलंबिया के खिलाड़ी डेनियल एलाही गेलन ने 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 से मात दी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस ने भी यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के पहले दौर में निक ने अपने हमवतन खिलाड़ी थनासी कोकिनाकिस को 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के पहले दिन काफी उलटफेर देखने को मिले और नजरें कहीं ना कहीं सेरेना विलियम्स पे भी रहेगी। तो फिलहाल खेल जगत से जुड़ी हुई ये थी तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से चलते हैं निखिल के पास। बहुत धन्यवाद गौरव, इन खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। विश्व प्राइम में सबसे पहले खबर पाकिस्तान से, जहां आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। बाढ़ की विभीषिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 3.3 करोड़ लोग, यानी कि देश की कुल आबादी के करीब 7वां हिस्से को विस्थापित होना पड़ा है। देश में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता
पहुंचने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा EAFF कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इस नकदी संकट से इसकी वजह से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किश्त के रूप में 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। और इराक में स्थित अराजक हो गई है। सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन यानी रिपब्लिक पैलेस पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों को रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग भी की गई और इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना अपनी सीमा के अंत रूसी सेना का पीछा करेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी हमला करते हुए खेरसॉन शहर के पास अग्रिम पंक्ति के कई क्षेत्रों में रूसी सुरक्षा को तोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आर्थिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि रूस ने यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति कम कर दी है। इसके कारण वहां पर ठंडक के मौसम में जनजीवन अस्त व्यस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि यूरोपीय नेता गैस और बिजली के बढ़ते दामों की चुनौती को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शोल्ज ने कहा कि जर्मनी आगामी सर्दियों के लिए गैस का भंडारण कर रहा है और अक्टूबर से 85% क्षमता के अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने की संभावना है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।